जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। इस चैप्टर में हम लोग गरीबी के कुचक्र के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे बिहार के आय के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आय के बारे में कि आय होता क्या है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्यों के बदले में जो उसे पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति का आय कहा जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी तरह के काम करता है, जैसे हम लोग देखते हैं अपने अगल बगल में कि हर व्यक्ति कोई ना कोई काम में लगा हुआ रहता है, कोई ना कोई वो काम करते रहता है। तो वो काम करता है तो बदले में वो कुछ लेता भी है, पारिश्रमिक भी लेता है। जैसे कि एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसका वो फीस लेगा, डॉक्टर भी अपना फीस लेता है, एक मजदूर है तो वो भी मजदूरी लेता है, एक ऑटो चालक है तो वो भी उसका ऑटो का भाड़ा लेता है। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई काम से जुड़ा हुआ है और वो जो काम करता है उसके बदले में वो कुछ श्रम के रूप में कुछ वहाँ पे पारिश्रमिक लेता है। ये जो पारिश्रमिक है ये या तो वस्तु के रूप में हो सकता है या मुद्रा के रूप में हो सकता है, और ये जो मिलता है बदले में उसी को हम लोग आय कहते हैं। जो भी पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। तो यहाँ पे इसे आय कहते हैं। यह वस्तु अथवा मुद्रा के रूप में हो सकता है, या तो हम वो आय वस्तु के रूप में प्राप्त करते हैं या हम लोग उसे मुद्रा के रूप में, पैसे के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम लोग देखें कि भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में, श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में, पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज के रूप में, व्यवस्थापक का पारिश्रमिक वेतन के रूप में एवं उद्यमी का पारिश्रमिक लाभ या हानि के रूप में उसके आय को प्रकट करता है। यानी कि इस तरह से वो अपने आय को अर्जित करता है। यानी कि हमारे पास जो भूमि है तो भूमि के बदले में जो लगान देते हैं तो वहाँ पे भूमि के यहाँ पे लगान के रूप में उसे पारिश्रमिक प्राप्त होता है। यानी कि हम अपनी भूमि किसी को खेती करने के लिए दिए तो उससे हमको जो मिलता है उपज वो हमारा पारिश्रमिक हो जाता है, वही हमारा आय है। अगर कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है तो उसके बदले में जो उसे मिलता है वही उसका आय हो जाएगा। और यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो अपना पूंजी किसी चीज़ में लगाया है, कहीं सूद वगैरह पर रुपया दिया है तो उससे जो उसे ब्याज प्राप्त होती है वो उसके लिए आय का काम करता है। उसी तरह से जो व्यवस्थापक है, जो नौकरी जॉब वगैरह में रहते हैं तो उन्हें वेतन के रूप में वो आय प्राप्त करते हैं, वेतन के रूप में उन्हें आय दिया जाता है। और कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस करने वाला है तो उसे जो आय है वो लाभ या हानि के रूप में उसे प्राप्त होता है। बिजनेस में या तो लाभ हो सकता है या हानि। तो अगर लाभ हुआ तो उसका आय में वृद्धि हुई है, हानि हुआ तो वृद्धि में कमी हुई है, आय में कमी हुई है। तो इस तरह से ये आय को दिखाता है। अब यहाँ पे है कि आय का महत्व क्या है, आखिर हम लोग इस आय के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, इसका महत्व क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसके नागरिकों के व्यक्तिगत अथवा सामाजिक आय ही संपन्नता अथवा विपन्नता का प्रतीक है। यानी कि कोई भी देश में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, समाज में जो लोग रहते हैं वे लोग सफल हैं या असफल हैं, वो सुखी जीवन जी रहे हैं या वो दुखी जीवन जी रहे हैं, खुशहाल हैं नहीं है, इसमें आय का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसा माना जाता है जिसके पास आय बहुत ज़्यादा होता है, जिनके पास आय में वृद्धि बहुत ज़्यादा होता है, वे लोग सुखी संपन्न होते हैं, और जिनके पास आय की कमी होती है उन लोगों को कई तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये समाज के नागरिकों के विपन्नता और संपन्नता को दिखाता है कि कौन संपन्न है और कौन विपन्न है। इसके बाद आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। आय से ही हम लोग किसी भी देश के आर्थिक स्थिति को भी माप सकते हैं कि वो देश की स्थिति क्या है। जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि जिस देश की आय अधिक होती है उसे हम लोग विकसित देश में रखते हैं, उसे विकसित देश मानते हैं, और जिन देशों की आय में कमी होती है, कम होती है, उसे हम लोग विकासशील देश में रखते हैं। यानी कि कोई देश विकसित है अथवा विकासशील है, इसका भी निर्णय हम लोग आय के माध्यम से ही करते हैं। इसी से हम उसको मापते हैं कि वो विकसित है अथवा नहीं। इसके अलावा देश अथवा राज्य को आय के आधार पर ही उसे विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि इसी के आधार पर हम लोग उसे विकसित अविकसित मानते हैं। आय के आधार पर ही भारत के राज्यों में गोवा, दिल्ली और हरियाणा को समृद्ध तथा बिहार, उड़ीसा और
मध्य प्रदेश को विकास के निचली श्रेणी का राज्य माना जाता है। अब यहाँ पे हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा आय प्राप्त करने वाला, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो गोवा है, दूसरे नंबर पर दिल्ली आता है और तीसरे नंबर पे हरियाणा आता है। इसलिए इसे विकसित राज्यों के श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। वहीं पे हम लोग बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यों में देखें तो यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, इसलिए इन्हें विकास के निचले श्रेणी में रखते हैं। इसे पिछड़ा राज्य भी कहते हैं। तो ये जो कहते हैं पिछड़ा राज्य, तो इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पे आय की कमी है, प्रति व्यक्ति आय की कमी है, इनकम बहुत कम होता है। तो इस तरह से यहाँ पे विकासशील और विकसित को भी आय से ही हम लोग डिफाइन करते हैं, उसी से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि विश्व के देश में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे देश को हम लोग समृद्ध विकसित मानते हैं और भारत को विकास के निचले श्रेणी में आय के आधार पर ही रखा जाता है। जो अमेरिका है, ब्रिटेन हो जाए, रूस हो जाए, जापान हो जाए, तो ये सब जो देश हैं वो विकसित हैं। तो इन्हें हम विकसित क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की जो आय है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है हमारी तुलना में, जबकि हमारे भारत की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। इसीलिए इसे विकास के निचले श्रेणी में रखते हैं भारत को, और अमेरिका और जापान जैसे देशों को हम लोग विकास के ऊपरी श्रेणी में रखते हैं, उसे विकसित है, और भारत को विकासशील के श्रेणी में हम लोग रखते हैं। तो इसमें आय का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि आय का महत्व क्या होता है। यहीं से डिसाइड होता है ये कि कोई देश विकसित है अथवा विकासशील है, तो इसके लिए आय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ और पढ़ना है, गरीबी के कुचक्र के बारे में। तो रैगनर नक्श द्वारा दिए गए इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनमें गरीबी है। गरीबी के कारण उनकी आय में कमी होती है और शिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों का जन्म अधिक होता है। यानी कि जो गरीबी के कुचक्र का जो सिद्धांत है वो रैगनर नक्श के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत में ये बताते हैं कि गरीब व्यक्ति गरीब इसलिए होता है क्योंकि वो गरीब है। यानी कि एक एग्जाम्पल समझें तो कोई व्यक्ति अगर गरीब होगा जिसके पास आय बहुत कम है, तो उसके पास आय कम होने के कारण वो किसी चीज़ में निवेश भी बहुत कम करेगा। उसके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए उतनी आय नहीं रहेगी कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, तो अज्ञानता भी आएगा, कोई भी सुख सुविधा को फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आने वाला जो उनका जनरेशन है, शिक्षा के कारण इनके जनसंख्या में अक्सर देखने को मिलता है कि वे लोग जो अशिक्षित होते हैं उनके घर में परिवारों की संख्या अधिक होती है, उनके घर में बच्चों की संख्या अधिक होती है। तो ये अज्ञानता और शिक्षा के कारण यहाँ पे बच्चों का जन्म बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कि बच्चों का जन्म दर अधिक होता है। ऐसे में क्या होता है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे पहले से ये गरीब हैं, इतना इनके पास इनकम नहीं है कि सबको ये सही से खर्च चला पाएँ। तो ऐसे में शिक्षा अज्ञानता और बढ़ता है और इनका अगला जो जनरेशन है आने वाला वो और गरीबी के इस दलदल में फंसते चला जाता है। तो यहाँ पे जो रैगनर नक्श कहें कि गरीबी इसलिए है क्योंकि उनमें गरीबी है, गरीब इसलिए होता है क्योंकि उनमें गरीबी है, तो ये एकदम सही है कि गरीबी होने का मेन कारण है कि वो गरीब है। गरीब होते ही वो और गरीब होते चला जाता है। वही इसके उल्टे देखें तो अमीर है वो और अमीर होते जाता है। इसको हम लोग आगे एक ग्राफ के मदद से समझेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बिहार के आय के बारे में पढ़ते हैं कि बिहार की आय कैसी है, यहाँ पे इसकी स्थिति क्या है। योजना आयोग रिपोर्ट 2009 के अनुसार बिहार पूरे देश में उड़ीसा राज्य के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। यानी कि 2009 में जब योजना आयोग द्वारा रिपोर्ट निकाला गया था तो उसमें बिहार दूसरे नंबर पर सबसे गरीब राज्य था। नंबर 1 पर उड़ीसा था और दूसरे नंबर पर बिहार था। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि बिहार की आय की स्थिति क्या है। यहाँ की लगभग 42% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। यानी कि बिहार की 42% जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है। अब ये गरीबी रेखा क्या होता है हम लोगों ने पिछले चैप्टर में इसके बारे में पढ़े थे। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश भर में न्यूनतम है, जिसके चलते बचत निम्न स्तर पर है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो पूरे भारत में जितने भी 28 राज्य हैं उन राज्यों में सबसे कम अगर किसी का प्रति व्यक्ति आय था तो वो था हमारा बिहार। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति
आय था, इसके कारण यहाँ के लोगों का जो बचत है वो कम हो पाता है, क्योंकि इनकम कम है तो बचत भी कम ही हो पाएगा और इस कारण से और पीछे चला जाता है। बचत कम होने के कारण पूंजी का निर्माण भी कम होता है, पूंजी ज़्यादा ये लोग नहीं बना पाते हैं और जब पूंजी ज़्यादा नहीं होता है तो आगे ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते, विनियोग भी नहीं कर पाते हैं, अगले बिजनेस में ज़्यादा पैसा ये लोग खर्च नहीं कर पाते हैं और इसके कारण क्या होता है कि फिर से इनको ज़्यादा इनकम नहीं होता है और इस तरह से यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय पुनः से निम्न स्तर पर चला जाता है, इनकी आय धीरे धीरे कम ही होते जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बिहार गरीबी के कुचक्र से ग्रसित है, यानी कि बिहार में गरीबी कुचक्र का सिद्धांत पूरे तरह से लागू होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कम है। प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण यहाँ के लोग इन्वेस्टमेंट बहुत कम करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट कम करते हैं तो बदले में प्रॉफिट या जो पूंजी है, जो इनकम है, वो भी कम होता है और जब कम होता है तो फिर से जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो ये कम ही करते हैं, तो फिर से इनको कम इनकम होता है और इस तरह से ये धीरे धीरे इस गरीबी के कुचक्र के दलदल में फंसते हुए चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग इस ग्राफ से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि एक हमारा राज्य है गोवा, भारत का एक राज्य है गोवा और दूसरे तरफ है यहाँ पे बिहार। गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पे प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है, पूरे भारत में यदि कहीं पे सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है तो वो है गोवा में। तो देखिए गोवा के लोगों को यहाँ पे पूंजी ज़्यादा है, पूंजी ज़्यादा होने से निर्माण दर ज़्यादा होगा और जब निर्माण दर ज़्यादा करेंगे तो इनको बचत भी अधिक होगा और जब बचत अधिक होगा तो फिर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो फिर से यहाँ पे इसको ऊंचा पूंजी प्राप्त होगा, अब फिर से जब ऊंचा पूंजी लगाएंगे फिर अधिक बचत होगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलते रहता है और गोवा के प्रति व्यक्ति आय दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे इनका विकास हो रहा है और आगे में ये लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके पास अधिक पूंजी है और ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे कि बचत भी इनको ज़्यादा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे बिहार को देखें तो बिहार को इधर से देखिए, ये बिहार है। अब यहाँ पे पूंजी कम है तो निर्माण भी कम होगा, अब जब निर्माण कम होगा तो यहाँ पे बचत भी इनको कम होगा और जब बचत कम होगा तो अगली बार ये इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे, जब इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तब फिर से इनका जो निर्माण दर है वो कम होगा, जब निर्माण दर कम होगा तो इनको आय की कमी होगी, कम आय प्राप्त होगी और जब कम आय प्राप्त होगी तो यहाँ पे कम पूंजी लगाएंगे, फिर जब कम पूंजी लगाएंगे तब फिर से इनको कम बचत होगा और ये प्रक्रिया लगातार ऐसे चलते रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे बिहार में एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। प्रति व्यक्ति कम होने का एक कारण ये है कि यहाँ के आय पहले से ही कम है और वो और कम होते हुए जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देख रहे हैं कि गोवा में दिन प्रतिदिन यहाँ पे ऊंचा प्रति व्यक्ति आय हो रहा है, उच्चतम प्रति व्यक्ति आय, और यहाँ पे निम्न प्रति व्यक्ति आय, इधर घट रहा है और गोवा में बढ़ रहा है। तो ये हम लोग इससे समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग गरीबी के कुचक्र के धारणा में जो सिद्धांत है उसमें हम लोग फंसते चले जाते हैं। तो बिहार इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। देश की आय के मानक को निर्धारित करने वाली संस्था जिसको हम लोग डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के द्वारा यहाँ पे 2006-07 में चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 70,361 रुपया, गोवा में प्रति व्यक्ति आय 54,850 रुपया तथा दिल्ली में 50,565 रुपया था। यानी कि जो देश में हम लोग का यहाँ पे आय के लिए जो निर्धारण किया जाता है, तो जो हम लोग का ये जो निकालने वाली संस्था है जिसे हम लोग डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं, इन्होंने 2006-07 में आंकड़ा निकाला 2006-07 का, और इस आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा अगर प्रति व्यक्ति आय था तो वो था हमारे चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ पे अभी हम बताए हैं कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। तो यहाँ पे जान ले कि चंडीगढ़ हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे प्रति व्यक्ति आय है तो वो है हमारा चंडीगढ़। उसके बाद अगर राज्य में बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे गोवा का है। गोवा में प्रति व्यक्ति आय 2006-07 के रिपोर्ट के अनुसार 54,850 रुपया था। तो इतना गोवा का प्रति व्यक्ति आय है।
दिल्ली में ये 50,000 था। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इन लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय है वो अधिक है। वहीं 2008-9 में जो बिहार में जो रिपोर्ट निकाला गया था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, इसके अनुसार यहाँ पे 11.03% राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर है, जो गुजरात के 11.05% के बाद दूसरा है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो बिहार भी हमारा विकास की ओर बढ़ रहा है और देश के राष्ट्रीय आय में इसका भी अच्छा योगदान है। यानी कि धीरे धीरे बिहार में भी विकास हो रहा है। लेकिन हम लोग पिछले चैप्टर में जब पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि जहां पूरे भारत की राष्ट्रीय आय 28,000 था प्रति व्यक्ति आय, 2008 के रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय भारत में 28,000 रुपये था। वहीं हम लोग बिहार के देखे थे तो वहाँ पे मात्र 5700 रुपये था। तो यहाँ से हम लोग देखे थे कि कैसे यहाँ पे बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो देश के प्रति व्यक्ति आय से भी कम है। तो हम लोग एक तरह से पीछे हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे 2009 के रिपोर्ट के अनुसार हम लोग आगे में हैं, बढ़ रहे हैं। और बिहार भी पिछड़ेपन के जो चोला है ये जो पहने हुए है उसको त्याग करके अब विकास की ओर चल दिया है। धीरे धीरे बिहार के भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, ये भी आगे में है, बढ़ रहा है। 2005-06 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय 6,610 रुपया था। तो इतना कम है। वहीं हम लोग देखें यहाँ पे तो ये जो गोवा है, गोवा में 54,000 है, दिल्ली में 50,000 है। और हम लोग अपने बिहार को देखें तो बिहार में मात्र 6,610 रुपया है। तो बहुत ही उसके तुलना में कम है। तो इस तरह से हम लोग पीछे राज्य में तो आते ही हैं। बिहार के कुल 38 जिला में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना का और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर जिले का है। तो ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो पटना में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है और वहीं शिवहर में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अब यहाँ पे है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं? तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि हमारे देश में एक वर्ष में जो भी यहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन होता है, जो भी सेवाओं का उत्पादन होता है, उनके कुल मूल्य के योग को हम लोग राष्ट्रीय आय के रूप में जानते हैं। उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा राष्ट्रीय आय का परिभाषा अलग अलग प्रकार से दिया गया है, जिसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार कहते हैं ये किस तरह से राष्ट्रीय आय को प्रभावित करते हैं। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि यहाँ पे प्रोफेसर मार्शल कर रहे हैं कि कोई भी देश है वहाँ पे जितने भी लोग श्रम कर रहे हैं, जितना भी पूंजी लगाया गया है और जितने भी यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया गया है, उन सभी से जो भौतिक और अभौतिक प्रकार के जो वस्तुएं बनाए गए हैं, उन वस्तुओं से जो और सेवाओं से जो शुद्ध आय प्राप्त होता है उसी को हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहाँ पे एक और हैं प्रोफेसर पिगू। इनके अनुसार राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और जिसका मुद्रा के रूप में माप हो सकता है। तो देखिए प्रोफेसर मार्शल बोले थे कि किसी भी देश के जो भी वस्तु सेवा है और वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उसके उत्पादन के मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन पिगू इसमें एक और चीज़ जोड़े हैं कि ये सब चीज़ तो है ही साथ विदेश से भी जो आय प्राप्त होता है उसको भी जब हम इसमें जोड़ देते हैं तब उसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो इनके अनुसार, पिगू जी के अनुसार, विदेशों से प्राप्त आय भी इसमें राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। देश का जितना इनकम हुआ एक वर्ष में वो और विदेशी इनकम, इन दोनों को जोड़ के जो योगफल आता है उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऐसा प्रोफेसर पिगू का मानना है, उनका ये परिभाषा है राष्ट्रीय आय के बारे में। उसके बाद प्रोफेसर फिशर के अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। तो ये अपने तरीके से ये भी राष्ट्रीय आय को परिभाषित कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेसर केन्स हैं।
इन्होंने भी यहाँ पे राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया है। जब 1930 में 1929-30 में जब विश्व आर्थिक मंदी आई थी तो उस टाइम पे केन्स ने इसमें एक नया तरीके से इसको परिभाषित करने की कोशिश किए थे। ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे इनका मानना है कि जो भी हम लोग वस्तु का उपभोग करते हैं और जो भी हम लोग वस्तुओं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन दोनों के जोड़ कर जो योगफल आता है उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो एक तरह से हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसका भी राष्ट्रीय आय का भी कोई एक परिभाषा नहीं है। अलग अलग यहाँ पे अर्थशास्त्रियों द्वारा इसका परिभाषा भी अलग अलग तरीके से दिया गया है। जैसे कि हम लोग प्रोफेसर मार्शल फिशर, केन्स, इन लोगों के पिगू के बारे में देखें कि ये लोग कैसे राष्ट्रीय आय को परिभाषित कर रहे हैं। तो यहाँ पे केन्स कहते हैं, एक फार्मूला देते हैं y=c+i। यहाँ पे y मतलब होता है राष्ट्रीय आय, c का मतलब होता है उपभोग व्यय और i मतलब होता है विनियोग। तो यहाँ पे इनका कहना है कि उपभोग में हुए खर्च और जो हम इन्वेस्टमेंट किए हैं इन दोनों को जोड़ दें तो इसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो इस फार्मूला से भी हम इनके परिभाषा को याद रख सकते हैं। तो ये केन्स के द्वारा राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया गया है। उसके बाद यहाँ पे भारत में जो सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम लोग सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, वही राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है वो करने वाले संगठन का नाम है शॉर्ट में CSO, जिसका मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे कहें तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही हमारे देश के राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। लेकिन इसमें इसके कार्य के लिए एक और संगठन बनाया गया है जो इसका मदद करता है। उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इंग्लिश में इसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को सहायता करता है राष्ट्रीय आय के आकलन निकालने में, उसका आंकड़ा बनाने में। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही को रहने देंगे। अगले वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पे जो राष्ट्रीय आय की धारणा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।